सबको मेरा नमस्कार। आज आपके फेवरेट लर्निंग चैनल सीए लतीफ एकेडमी पर मैं सीए अंबिका रोहित गुप्ता आपके साथ हूं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताती हूँ कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये पढ़ाई से ज्यादा मुझे पजल जैसा लगता है और मुझे पजल सॉल्व करना बहुत पसंद है। और अगर ये आपका फेवरेट नहीं है तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये सेशन खत्म होते होते ही आपका भी फेवरेट बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बैंक आप सब लोग जानते हैं कि बैंक क्या है। रिकंसिलिएशन जो वर्ड है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मिलाना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मैचिंग। जब हम किसी भी दो चीजों को मिलाते हैं, मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे कहा जाता है रिकंसिलिएशन। अब सवाल ये उठता है कि हम मिलाएंगे किस किस को। हमें कोई दो चीजें चाहिए जिन्हें हम एक दूसरे से मैच करें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो दो चीजें हम एक दूसरे से मैच करते हैं वो हैं कैश बुक और पासबुक। रिकंसिलिएशन कैसे करना है वो समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दो बुक्स हैं क्या। देखिए, जो कैश बुक है वो मेरी बुक्स का यानी कि बिजनेस की बुक्स का हिस्सा है। वो मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हिस्सा है। इसमें लेकिन एक चीज और समझ लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि वो कैश का मतलब समझते हैं हार्ड कैश, मनी, रोकड़ा। दिस इज नॉट ओनली हार्ड कैश, दिस इंक्लूड्स योर बैंक ट्रांजैक्शंस आल्सो। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड बैंक बुक। सो ये जो कैश बुक है ये मेरी बुक्स में है। मेरी मतलब बिजनेस की बुक्स में। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस बैंक या कैश से रिलेटेड करता है वो इस बुक में रिकॉर्ड की जाती है। अब आप ये सोचिए कि इस बुक में रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरा बैलेंस क्या रहेगा। कैश बुक क्या है या कैश क्या है या बैंक बैलेंस क्या है, ये मेरे बिजनेस की एसेट्स हैं। ये तो बेसिक है, हमें पता है कि जो भी हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस होता है वो हमारी बिजनेस की एसेट्स होती हैं और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। इसीलिए मेरी कैश बुक का बैलेंस भी हमेशा डेबिट होता है। अब हम आगे चलते हैं कि पासबुक क्या है। पासबुक मेरा स्टेटमेंट है, मेरे बिजनेस का स्टेटमेंट है, लेकिन बैंक की बुक्स में। मैंने एक अकाउंट रखा है सपोज एसबीआई के साथ। एसबीआई के साथ मेरा जो भी पैसा रखा है, सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए मेरी एसेट है, मेरी बिजनेस की एसेट है, क्योंकि मेरा पैसा है, बस मैंने वहां रखा हुआ है। दिस इज माई अनदर पॉकेट इन विच आई हैव केप्ट दिस मनी। दिस बिलोंग्स टू मी ओनली, बट आई हैव केप्ट इट इन माई अदर पॉकेट विच इज नोन एज माई एसबीआई बैंक अकाउंट। फॉर एसबीआई, फॉर बैंक, व्हाट इज दिस? एसबीआई के पास मेरा पैसा पड़ा है, तो मैं कौन हूं एसबीआई की? एसबीआई का जो कस्टमर है वो एसबीआई का या बैंक का क्रेडिटर है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जब मेरी बुक्स में मैं अपना पैसा दिखाती हूं, मैं उसको एज एन एसेट दिखाती हूं, एज ए डेबिट बैलेंस दिखाती हूं, क्योंकि वो अमाउंट मेरी बुक्स में है। लेकिन जब मेरा पैसा किसी और की बुक्स में दिखाया जाता है, मैंने अपना पैसा एसबीआई के पास रखा है, बैंक की बुक्स में रखा है, तो बैंक उसको क्या दिखाएगा? बैंक कहेगा कि मेरा बिजनेस, मैं उसकी क्रेडिटर हूं, क्योंकि इट इज यूजिंग माई मनी। सो बैंक की बुक में जो मेरा बैलेंस होगा वो एज अ लायबिलिटी दिखाई देगा। इसीलिए जब मैं पासबुक की बात करती हूं तो पासबुक का बैलेंस होता है
क्रेडिट, बिकॉज लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसको रिटरेट फिर से कर देती हूँ। कैश बुक मेरी बुक्स में होती है, पासबुक बैंक की बुक्स में होती है। कैश बुक का बैलेंस असेट माना जाता है, इसीलिए डेबिट बैलेंस होता है। पासबुक का बैलेंस बैंक की बुक्स में है और मैं क्योंकि बैंक की क्रेडिटर हूं इसीलिए वो बैंक की लायबिलिटी है और बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इसको आप 2 बार 3 बार भी रिवाइज करिए, बिकॉज इसके बाद आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता चला जाएगा अगर आपने इस चीज को इम्बाइब कर लिया। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए स्टूडेंट्स मोस्टली प्लस और माइनस की लैंग्वेज यूज करते हैं। इसको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको जोड़ दो, इसको हटा दो। डोंट यूज दैट, यू आर डूइंग अकाउंटेंसी, सो स्टार्ट यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस लिंगो, द अकाउंटेंसी लिंगो, डेबिट एंड क्रेडिट, आपकी गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि आप ऐसे करते हो कि इसको ऐड कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड यू क्रैम इट कि इसको तो ऐड कर देते हैं और इसको तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप भूल जाते हैं। वंस यू लर्न कि ये चीज डेबिट होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज क्रेडिट होनी चाहिए कि नहीं, तो मैं इसको डेबिट में डेबिट करूं या डेबिट में क्रेडिट करूं, देन यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड कि इसको मैं जोड़ूं या इसको मैं घटाऊं। तो कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं रहेगा, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आएंगे अपने अंदर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, हमें इन दोनों को मिलाना है कि कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है और पासबुक में जो मेरा बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस दोनों मेरे ही हैं। मैं कह रही हूँ मेरे बैंक में 1 लाख रुपया है, पर पासबुक बोल रही है कि नहीं 1,10,000 रुपया है, तो ये 10,000 कहां से आ गया? देयर इज अ डिफरेंस। तो मुझे इन दोनों को मिलाना है, मैच कराना है कि हो सकता है यहाँ छूट गया है या वहां एक्स्ट्रा लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यही आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, सो दैट मैं इन दोनों को मिला दूं और मेरी बुक्स में सही बैलेंस अपीयर हो। अब आप सोचेंगे कि इनको मिलाने की जरूरत क्या है, बैंक के एंड पे वो दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं, फर्क है। इसका रीजन ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब मैं अपनी बुक्स बनाती हूँ, मेरी बुक्स का मतलब जब मेरे फाइनेंशियल्स बनते हैं, मेरी बैलेंस शीट बनती है, जो मेरी पिक्चर दिखाती है कि मेरे पास क्या है, कितना लायबिलिटी है, क्या कितना असेट है, उस समय पर उसमें करेक्ट पिक्चर ही नहीं दिखाई देगी। मेरी एसेट में दिखाई देगा बैंक बैलेंस कुछ और एक्चुअली मेरे अकाउंट में पैसा है कुछ और। तो एक सही ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर लाने के लिए इनका मिलाना जरूरी है, सो दैट जो मेरे पास एक्चुअली फंड्स मेरे बैंक में पड़े हैं वो ही मेरी बुक्स में अपीयर हो। अब मैं आपको बताती हूं कि इसमें डिफरेंसेस आते क्यों हैं। Reasons for differences. देखिए, पासबुक और बैंक बुक इन दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ 2 रीजन से आते हैं। थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे ना कि हमने तो बहुत सारे रीजंस पढ़े हैं, लेकिन उनका बेसिस सिर्फ 2 है। 2 वजह से डिफरेंसेस आते हैं। पहला डिफरेंस हमारा आता है टाइमिंग डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस हमारा आता है जब कोई गलती हो जाती है, एरर। सिर्फ इन्हीं 2 वजह से डिफरेंसेस आते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। टाइमिंग डिफरेंस क्या है? सबसे पहले देखिए, टाइमिंग डिफरेंस को मैं आपको समझा देती हूँ। टाइमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के होने का समय। इसको ध्यान से समझिए, होने का समय मतलब एक ट्रांजैक्शन जब मेरी कैश बुक में नोट की जा रही है वो एक टाइम पर नोट की जा रही है, लेकिन वो सेम टाइम पर मेरी पासबुक में नोट नहीं की जा रही, वो पासबुक में किसी और समय पे नोट की जा रही है। और अगर अपनी बुक्स में नोट करने के टाइम और पासबुक में नोट होने के टाइम के बीच में मैं अपना बैलेंस चेक करूं तो मुझे डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि वो मैं अपनी बुक्स में नोट कर चुकी थी लेकिन बैंक की बुक्स में अभी नोट नहीं हुआ।
तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो मैंने तो कर ली बैंक ने नहीं करी, या बैंक ने कर ली मैंने नहीं करी, उन्हें कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। कौन कौन से रीजंस हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले, checks issued but not presented। देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब, मैंने चेक इशू कर दिया, बिजनेस ने चेक इशू कर दिया किसी को, तो मैंने अपनी बुक्स में दिखा दिया कि ये पेमेंट चली गई, मगर उस बंदे ने चेक लेके घर में रख लिया, बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो मेरे बैंक से पैसा निकला ही नहीं। जब मैंने किसी को चेक दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री की, सपोज मिस्टर एक्स को चेक दिया, मिस्टर एक्स डेबिट टू बैंक, और मेरी कैश बुक में एंट्री आ गई, सॉरी मिस्टर एक्स, जो भी था, सपोज 100 रुपीज था, तो मैंने इनको चेक दिया, मेरी कैश बुक क्रेडिट हो गई, मेरी कैश बुक में बैलेंस होता है डेबिट, लेकिन मैंने क्योंकि उनको पेमेंट किया तो मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट आपको पता है, तो मेरी कैश बुक क्रेडिट हो गई, लेकिन अब ये मिस्टर एक्स इतने महान है, ये चेक लेके गए, इन्होंने जाके बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो मेरी बैंक में जो बैलेंस था, मेरी जो पासबुक थी, उसमें ये विड्रॉल हुआ ही नहीं, वहां पर इसके अगेंस्ट कोई एंट्री नहीं है, सन्नाटा है। तो जब मैं मिलाऊंगी, अब मैंने सपोज ये इनको दिया था, आज है 30 अक्टूबर, मैंने इनको 30 अक्टूबर को चेक दिया, तो मैंने तो अपनी बुक्स में लिख लिया कि दे दिया, पेमेंट हो गया, इन्होंने जमा ही नहीं कराया, या सोचिए जमा कराया, आज 30 अक्टूबर है, इन्होंने 5 नवंबर को जमा कराया, अब मुझे 31 अक्टूबर को अपना बैलेंस मैच कराना है, 31 अक्टूबर को क्या दिखाई देगा, मेरी बुक्स में पेमेंट चली गई, वहां पर तो गई ही नहीं। तो ये एक डिफरेंस है जिसकी वजह से ये बहुत कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि चेक इशू करके और चेक प्रेजेंट करने में हमेशा लैग रहता है। दूसरा ये भी होता है कि हमने आज चेक इशू किया, आज भी बंदा अगर जमा कराते तो बैंक भी क्लियरिंग में टाइम लेता है, तो ये एक बहुत कॉमन टाइमिंग डिफरेंस है और बहुत आसान है इसको समझना, क्योंकि आज हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हम तो अपनी बुक्स में आज ही लिख ले रहे हैं, लेकिन जब कोई भी दूसरा बंदा जब बैंक में जाएगा, बैंक की बुक्स में वो तब लिखा जाएगा जब एक्चुअली बैंक से पैसा निकलेगा, अभी वहां एक्चुअली निकला नहीं है। तो ये एक रीजन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। उसके बाद दूसरा रीजन होता है, यहां तो हमने चेक किसी को दिया था, अब अगर हमें चेक मिले तब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जब चेक मुझे मिलता है, बिजनेस को मिलता है, तो मैं उसको आज बैंक में डिपॉजिट करता हूं, डिपॉजिट करने के टाइम मेरी बुक्स में क्या एंट्री होती है, मेरी बुक्स में एंट्री होती है, मेरा बैंक डेबिट हो जाता है, जिसे आप कहते हैं ना ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है, मेरा बैंक डेबिट हो जाता है, मेरा कैश बुक का बैलेंस डेबिट है और डेबिट हो गया और बढ़ गया, तो मेरा बैंक में वो चेक का पैसा मैं लिख लेता हूँ मैं कि मेरा चेक डिपॉजिट हो गया, मेरे बैंक में पैसा आ गया टू मिस्टर एक्स, लेकिन मैंने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, मगर अभी बैंक, मेरा बैंक जिसका चेक है उस बैंक को भेजेगा, फिर वहां से क्लियरिंग होगी, फिर वो पैसा मेरी बुक्स में आएगा, देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। मैंने सपोज आज 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर को मैंने अपनी बुक्स में लिखा कि मेरे पास ये चेक क्लियर होके आ गया, एक्चुअली नहीं आया, ये कब आएगा, ये आएगा सपोज 3 तारीख को, और मैं 31 अक्टूबर को बैलेंस मैच करना चाह रही हूँ, नहीं होगा मैच, क्योंकि मैं अपनी बुक्स में लेकर बैठी हूं कि ये चेक डिपॉजिट हो गया, पैसा आ गया, एक्चुअली नहीं आया, देयर इज नो डिपॉजिट इन माई बैंक बिकॉज द चेक हैज नॉट येट क्लियर्ड ऑन दिस डेट। मैं इस डेट की बात कर रही हूँ,
वो बाद में क्लियर हो रहा है 3 तारीख को। तो जब मैं 31st को बैलेंस मैच कर रही हूँ तो मेरी बुक्स में बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पासबुक में वो पैसा पहुंचा ही नहीं, वहां बैलेंस कम आ रहा है। ये भी एक बहुत कॉमन डिफरेंस है। चेक के ये जो दोनों रीजंस हैं कि चेक हमने इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, या चेक हमने अपने बैंक में डिपॉजिट किया और क्लियर नहीं हुआ, ये दोनों बहुत कॉमन डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर के अंतर्गत आते हैं और नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर में चेक क्लियर होने में यूजुअली 3 से 4 दिन लगते हैं। तो ये डिफरेंस आता है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन हमारा है डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक। बहुत बार क्या होता है कि बैंक अपने कुछ चार्जेस, इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट कर देता है और हमें पता नहीं चलता कि बैंक ने हमें डेबिट किया है, तो हम अपनी बुक्स में उसका इफेक्ट ही नहीं लेकर आते, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि पासबुक में अगर आप देखें, मैंने आपको बताया पासबुक में मेरा बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि मैं बैंक की क्रेडिटर हूं, तो बैंक के पास मेरा बैलेंस क्रेडिट में पड़ा है। अब बैंक ने कहा कि मुझे चार्जेस लगाने हैं अकाउंट में, ठीक है, तो उसने बैंक में चार्जेस लगा दिए, यहाँ पर 100 रुपए चार्जेस डेबिट कर दिया उसने मुझे, तो मेरा बैलेंस कम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे मतलब बिजनेस को, मैं जहां भी मुझे या मैं या मेरी बुक्स बोल रही हूँ, आप समझिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस जिसकी बुक्स बन रही है, जिसका BRS बन रहा है। तो कैश बुक में क्या होगा, क्या होगा कैश बुक में, सोचिए क्या होगा कैश बुक में, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक जो बना रहा है उसको तो पता ही नहीं ना कि बैंक ने चार्जेस लगा दिए। बैंक ने ये चार्जेस 30 अक्टूबर को लगाए, मुझे 31 अक्टूबर को बैलेंस देखना था, मैं सारे बैलेंस 31 अक्टूबर को ही देखती हूँ, मेरी फेवरेट डेट है ये। तो 30 अक्टूबर को बैंक ने चार्जेस लगाए, 31 अक्टूबर को मुझे बैलेंस देखना है। मेरी कैश बुक तो कह रही है मेरे पास ज्यादा बैंक बैलेंस है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे 100 रुपए काट लिए गए हैं। दिस इज द रीजन फॉर डिफरेंस। बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया किसी चीज का, वो इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट हो गया, मेरी बुक्स में तो है ही नहीं उसकी एंट्री, तो देयर विल बी अ डिफरेंस। तो ऐसे डिफरेंसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं अपनी कैश बुक का बैलेंस चेक कर रही हूँ तो मुझे ये बैलेंस यहाँ से कम करना पड़ेगा ताकि मैं मैच करा लूँ। अगर मैं पासबुक का बैलेंस देख रही हूँ तो इनको इग्नोर करके बैलेंस मैच करूंगी, क्योंकि कैश बुक में तो ये है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि रीजन जो है वो यही है कि जहां पर एंट्री या तो यहाँ रह गई या वहां रह गई। अभी आप देखो तीनों केसेस में यही हुआ। उस केस में मैंने चेक इशू किया, यहाँ लिख लिया, वहां रह गया। चेक डिपॉजिटेड में मैंने लिख लिया, आ गया, वहां नहीं आया। डायरेक्ट डेबिट में बैंक ने डेबिट कर दिया, मुझे नहीं पता चला। तो रीजन सारे ऐसे हैं, सारे रीजन ऐसे ही हैं, नाम अलग अलग है, उनकी कॉन्सेप्ट अलग अलग है, बट कहानी सबकी सेम है कि एक जगह आ गई एंट्री, एक जगह नहीं आई। नेक्स्ट रीजन, जैसे बैंक ने डायरेक्टली डेबिट किया वैसे ही कई बार बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट आ जाता है। डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, टैक्स रिफंड आते हैं डायरेक्ट हमारे। जैसे बैंक ने अपने आप वहां हमारे लिए चार्जेस डेबिट कर दिए थे और हमें पता नहीं थे, उसी तरह बहुत जगह क्या होता है, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट खुलवाया है, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट की जो रिसीट है उसको आपने लिया है कि मेरे को मंथली पे आउट हो और मेरे इस अकाउंट में आ जाए इसका इंटरेस्ट। आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपने वहां पर अपना अकाउंट नंबर दिया है कि आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करें मेरे अकाउंट में पे करिए। आप अपनी टैक्स की रिटर्न भरते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं कि अगर मेरा रिफंड बनता है तो मुझे इस अकाउंट में वो रिफंड दिया जाए। लेकिन जब वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, जरूरी नहीं है कि आपको इंटीमेशन हो, आपको पता हो कि आपके बैंक में वो पैसा आया है या कितना पैसा आया है। उसकी वजह से आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक में डिफरेंस आ जाएगा। फिर से बताती हूँ एग्जाम्पल बना के। पासबुक किधर आएगा,
डेबिट या क्रेडिट? आप सोचिए, क्या बताया था मैंने? पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसमें और पैसा आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कहीं से डिविडेंड आ गया, तो वो बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, यानी फर्दर और क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मेरी कैश बुक में ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं है इंटरेस्ट या डिविडेंड। फिर से डेट, ये 30 अक्टूबर को आया, मुझे 31 अक्टूबर को अपना बैलेंस मैच करना है, मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए ये डिपॉजिट मेरी बुक्स में दिखाई नहीं देगा, एंड देयर विल बी अ डिफरेंस इन माय कैश बुक एज वेल एज विजुअली पासबुक। ये देखिए, इसमें भी वही डिफरेंस है जो मैं अभी आपको थर्ड पॉइंट पे मैंने बताया था कि हर केस में यही हो रहा है कि कैश बुक में एंट्री थी, पासबुक में नहीं थी, कैश बुक में थी, पासबुक में नहीं थी, पासबुक में थी, कैश बुक में नहीं थी, पासबुक में थी, कैश बुक में नहीं थी, एक जगह थी, एक जगह नहीं थी। डिफरेंस इसी वजह से होगा। और किस वजह से हो सकता है डिफरेंस? कि एक ने एक चीज कर दी, दूसरे ने नहीं करी, उनको मिलाएंगे, वही डिफरेंस। अगला पॉइंट देखते हैं। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। कौन से पेमेंट्स होते हैं जो बैंक डायरेक्टली कर देता है? बैंक को कई बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टू मेक सम रूटीन पेमेंट्स, जैसे कि टेलीफोन का बिल, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे कि रेंट। एक फिक्स पीरियोडिसिटी पे एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, हमने स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे दिया, मैंने रेंट पे कर दिया करो, बैंक ने कर दिया, तो वो बैंक की बुक्स में तो अपीयर कर रहा है बिकॉज बैंक हैज पेड इट, बैंक हैज विड्रॉन दिस अमाउंट फ्रॉम आवर अकाउंट, बट इट इज नॉट अपीयरिंग इन माय कैश बुक बिकॉज आई हैव नो नॉलेज दैट बैंक हैज पेड दिस अमाउंट। और फोन का बिल तो हर बार अलग अलग आता है, जो बिल जनरेट हुआ, बैंक ने उतना अमाउंट पे कर दिया, एक्चुअली में अमाउंट भी शायद नहीं पता हो, whatever the reason may be, but there will be a difference because बैंक ने वो पेमेंट डायरेक्टली कर दी without my knowledge on my standing instructions, but in my cash book I have not taken the effect of that transaction. तो यहाँ भी फिर वही हो रहा है कि मेरी पासबुक में दिखाई दे रहा है विड्रॉल, लेकिन मेरी कैश बुक में उसका कोई जिक्र ही नहीं है बिकॉज मुझे पता ही नहीं है, और इस वजह से दोनों बुक्स में डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट और लास्ट टाइमिंग डिफरेंस है डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक्स का डिफरेंस इसलिए आता है बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जो चेक जमा किया वो क्लियर हो जाएगा, वो ठीक है, वो वैलिड चेक है, बट एक्चुअली वो डिसऑनर हो गया। जिस पार्टी का वो चेक था उसके बैंक में पैसे नहीं थे, साइन नहीं मैच की, व्हाटएवर द रीजन में भी वो डिसऑनर हो गया। तो अब क्या हुआ, देखिए इसको समझते हैं। कैश बुक में क्या एंट्री होगी? मैंने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, मैंने तो अपनी एंट्री कर ली कि मेरा बैलेंस बढ़ गया, बैंक में डेबिट कर दिया मैंने, टू जिससे भी आया था वो चेक, मैंने बैंक में अपने डेबिट कर लिया कि मेरे पास अमाउंट आ गई। लेकिन जब वो बैंक में पहुंचा तो वहां पर मेरा बैलेंस था, मैंने और चेक जमा कराया, लेकिन उस चेक का कोई अमाउंट यहाँ नहीं आया क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया था। उसके डिसऑनर होने की वजह से मेरी बुक्स में गलत दिख रहा है कि ये पैसा आ गया, ये एक्चुअली नहीं आया है, नहीं आया, बैंक में कोई पैसा नहीं आया, तो इसकी वजह से डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से मेरा बैलेंस मैच नहीं करेगा क्योंकि पासबुक कहेगी मुझे नहीं मिला और कैश बुक कहेगी नहीं मिला है। तो डिसऑनर्ड चेक की वजह से भी दोनों बुक्स में डिफरेंस आता है। ये है हमारे टाइमिंग डिफरेंस, और इसमें ये भी टाइमिंग डिफरेंस इसीलिए बिकॉज मुझे तो आज लग रहा है 30 अक्टूबर है, मुझे लग रहा है कि बैंक में ये बैलेंस आ चुका है, लेकिन नहीं आया। इस वजह से भी मेरी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा। तो ये
सारे रीजंस हैं जो मुझे आइडेंटिफाई करने हैं और उनको दूर करके मैच कराना है। ये थे टाइमिंग डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं एरर्स की। दो ही तरह के रीजंस मैंने आपको बताए, एक टाइमिंग डिफरेंस जो टाइम की वजह से आते हैं और दूसरे जो गलतियां हो जाती हैं, जो एरर्स हो जाते हैं। किस तरह की गलतियां? जो अभी हमने पढ़ा कि चेक डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ, चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं किया गया, बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, किसी ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, ये सब गलतियां नहीं है, ये ओमिशंस हैं। ये इनकी नॉलेज ही नहीं थी। आपने डिपॉजिट किया, आपको नहीं पता वो कितने दिन बाद क्लियर होगा। आपने इशू किया, आपको नहीं पता कि कस्टमर जाके उसको पे जमा ही नहीं कराएगा या 4 दिन बाद जमा कराएगा। बैंक ने डायरेक्ट डेबिट किया, आपको नहीं पता। तो ये ओमिशंस हैं, इनकी आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये गलतियां नहीं है। गलतियां कैसी हैं? गलतियां दो तरह की होंगी, या तो आप करेंगे यानी कि मैं करूंगी, यानी कि फर्म करेगी, यानी कि बिजनेस करेगा, या फिर कौन करेगा? भाई बैंक भी तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं ना, बैंक भी कर सकता है। तो गलतियां या हम करेंगे या बैंक करेगा। हम दोनों में से जो भी गलती करेगा, आफ्टर ऑल डिफरेंस हमारी कैश बुक और पासबुक में ही आएगा। किस तरह की गलती हो सकती है? सपोज मैंने चेक डिपॉजिट किया 5000 रुपीज का, मैंने अपनी बुक्स में एंट्री की बैंक डेबिट टू मिस्टर एक्स या टू सेल्स, और 5000 को लिखते हुए मैं गलती से एक जीरो खा गई। मुझे भूख लगी थी, मैंने एक जीरो उड़ा ली, 500 लिख दिया। अब बैंक में जब वो चेक आया तो बैंक में पासबुक में क्या हुआ? बैंक ने कहा मुझे तो 5000 आया। अब क्या होगा? मेरी बुक्स में लिखेगा 500, वहां लिखेगा 5000, 4500 का डिफरेंस। मेरी बुक्स कहेगी 4500 रुपए बैलेंस कम है। अरे कम तो इसलिए है क्योंकि मैंने ही गलती कर दी लिखते हुए, मैंने एक जीरो उड़ा दिया। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। 320 रुपए थे, मैंने 230 लिख दिए, डिफरेंस आएगा। तो और ये एरर बैंक भी कर सकता है कि बैंक ने अमाउंट गलत लिख दिया, बैंक ने किसी और के अकाउंट में डाल दिया, मेरे अकाउंट में डालना था। तो जहां भी इस तरह के एरर्स होंगे उनकी वजह से भी डिफरेंस आएगा। तो ये ही सिर्फ डिफरेंसेस के रीजन है, टाइमिंग डिफरेंस या जो गलतियां लोग कर देते हैं हम या बैंक, तो उन गलतियों की वजह से ही सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और बनाकर हम ये देखेंगे कि डिफरेंसेस कौन कौन से आ रहे हैं और उन डिफरेंसेस को दूर कैसे करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट क्या है, मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगी। एक कॉलम रहेगा मेरा जिसे आप बोलते हैं ना प्लस, यानी कि मैं उसको बोलती हूँ डेबिट, ठीक। और एक कॉलम आपका रहेगा क्रेडिट, जिसे आप बोलते हैं माइनस। प्लस और माइनस बोलना छोड़ दीजिए, मत बोलिए, डेबिट और क्रेडिट बोलिए, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अब जो चीजें ऐड करनी है मैं इस कॉलम में लिखूंगी, डेबिट करनी है, और जो चीजें क्रेडिट करनी है वो मैं इस कॉलम में लिखूंगी, सो दैट हम देखें कि दोनों में फाइनल बैलेंस हमारा क्या आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए मेरी बुक्स में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक है तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? असेट है, मेरी बुक्स हैं, डेबिट होगा। मैंने सबसे पहले शुरू में आपको ये चीज बताई थी। मेरा बैलेंस दिया हुआ है 50,000, मैंने लिख दिया कि मेरे पास इतना डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। अब रीजंस, पहला रीजन इसमें दिया है बैंक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ कि हम प्लस करेंगे या माइनस। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 5,000। अब ये 5,000 कहाँ लिखूं? अब
आप सोचेंगे मैं इसको प्लस करूं या माइनस करूं। मुझे जाना कहाँ है? मुझे जाना है पासबुक के बैलेंस तक, बैंक स्टेटमेंट तक, ठीक है। ये मेरी बुक्स में बैलेंस है। मैंने एक चेक इशू किया, किसी को पेमेंट किया, इशू मतलब चेक लिखा, बिल हो गई, पेमेंट ले जाओ, चेक इशू किया, मगर उसने प्रेजेंट नहीं किया। तो जब मैंने चेक इशू किया, मैंने क्या किया होगा? मैंने अपना बैलेंस घटा लिया होगा कि ये पेमेंट हो गई, मगर इट इज नॉट प्रेजेंटेड, ये पेमेंट नहीं हुई, यानी कि मैंने गलत घटाया होगा। मुझे वापस से इसको जोड़ना है। अगर मुझे बैंक बैलेंस तक पहुंचना है तो मुझे इसको वापस से जोड़ना है, क्योंकि ये तो बैंक बैलेंस में से घटा ही नहीं है, वहां ये जुड़ा हुआ है, तो मुझे यहां भी जोड़ना पड़ेगा। फिर से समझाती हूँ। आप, मैंने एक चेक इशू किया, यानी कि किसी को पेमेंट किया, तो अपनी बुक्स में से मैंने वो अमाउंट कम कर लिया कि पेमेंट हो गया, मेरा बैलेंस कम हो गया, मगर उसने प्रेजेंट ही नहीं किया। उसने प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि मेरे बैंक से पैसा कम नहीं हुआ, तो मेरे बैंक में जो बैलेंस है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ बैलेंस है, तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा उसके बराबर जाने के लिए। दूसरा रीजन इसमें दिया है, द बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000। अब देखिए, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, पैसा वहां पर बढ़ गया, वहां पर एड ऑन हो गया, लेकिन मुझे खबर नहीं है, तो मेरी इस चेकबुक का, मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें वो जुड़ा हुआ नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि डिविडेंड आ गया। अगर डिविडेंड आएगा तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना बैलेंस बढ़ाऊंगी, तो मैं यहां बढ़ाती हूँ। हर स्टोरी को, हर पॉइंट को एक स्टोरी की तरह से समझिए कि हो क्या रहा है और जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है। जो इम्पैक्ट जहां भी जा रहा है, क्या वो सही जा रहा है? अगर नहीं जा रहा तो कहाँ जाना चाहिए था? आप वहां भेज दो। फिर से देखो इस पॉइंट को, कलेक्टेड डिविडेंड बाय बैंक, ठीक है। किसी ने सीधा सीधा बैंक में डिविडेंड जमा करा दिया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन मैं अपनी कैश बुक में अभी तक उसको ऐड नहीं कर पाई हूं, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था। और मुझे ऐड क्यों करना है? क्योंकि पैसा आया है, मुझे मिला है, मेरा बैलेंस बढ़ा है, तो मैं बढ़ा रही हूँ यहाँ पर भी कि हाँ ठीक है, मुझे पता ही नहीं था तो इसमें मैंने नहीं जोड़ा हुआ, अब जोड़ देती हूँ। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ 400 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लेगा तो बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? आप सोचो। जब मेरा बैंक बैलेंस सपोज 1,000 रुपए था, बैंक ने 400 रुपए के चार्जेस लगा दिए, तो बैलेंस क्या होगा? वहां बैलेंस कम हो जाएगा। तो जो मेरे पास, मेरी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस एक्चुअली ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि चार्जेस कटे हैं, तो मुझे चार्जेस काटने चाहिए, मुझे क्रेडिट करने चाहिए अपनी बुक्स में चार्जेस। जब मैं चार्जेस की एंट्री करूंगी तो क्या करूंगी? बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, तो मेरा बैंक क्रेडिट होगा। पेमेंट पे बैंक क्रेडिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अब मेरी बुक्स में तो क्रेडिट नहीं था ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था बैंक में चार्जेस लिए हैं। तो क्योंकि बैंक में चार्जेस काटे हैं, इसीलिए अब मैं उनको माइनस वाले कॉलम में लिख रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरे बैलेंस को कम कर रहा है, ये मेरे बैलेंस को बढ़ा नहीं रहा है। डिविडेंड मिला था तो मेरे बैलेंस को बढ़ा रहा था, इसीलिए मैं डेबिट में डेबिट और कर रही थी, लेकिन चार्जेस मिले हैं तो वो मेरे बैलेंस को घटा रहे हैं, मेरे बैलेंस को कम कर रहे हैं। कम का मतलब मेरा बैलेंस क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, लास्ट रीजन है इस क्वेश्चन में, अ चेक फॉर 6,000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो क्या किया होगा? जब मैं आपको रीजन समझा रही थी, मैंने आपको बताया है, जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो मैंने समझा कि मेरे पास वो पैसा आ गया, मैंने बैंक में डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया, पैसा आ गया, बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में पैसा नहीं आया। तो जब मैंने ये सोचा होगा कि चेक डिपॉजिट किया, तो मैंने अपने बैलेंस में ऐड ऑन कर दिया होगा, उसको बढ़ा दिया होगा कि हाँ कितना है 6,000, कि 6,000 आ गया।
एक्चुअली नहीं आया, तो मुझे वो वापस से घटाना है, क्योंकि मैं तो गलत मान के बैठी हूं कि ये 6000 मेरी बुक्स में आ चुका है, जबकि नॉट कलेक्टेड, नहीं आया है। फिर से समझिए, मैंने चेक डिपॉजिट किया, यानी मैंने ये मान लिया कि मेरी बुक्स में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। मैंने चेक बैंक को दे दिया और मैंने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, बैंक डेबिट टू मिस्टर एक्स या फलाना जिससे भी आया सेल्स। तो मैंने मान लिया कि मेरा बैंक डेबिट हो गया, पैसा आ गया, एड ऑन हो गया। एक्चुअली इट इज नॉट कलेक्टेड, अभी बैंक ने कलेक्शन नहीं किया उसकी, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, वो पैसा आया ही नहीं, वो रिसीव ही नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने गलत ऐड कर रखा था अपने पास, इसीलिए अब मैं उसको माइनस कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि सही बैलेंस अब वहां कितना बचा हुआ है। तो अब इन रीजंस को अगर हम देखें तो आप देखो, मेरा टोटल है इसका 64,000। तो अब जो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा वो क्या निकलेगा, 64,000 माइनस 6,400, यानी कि 57,600। तो मेरी बैंक स्टेटमेंट में एक्चुअली इतना बैलेंस है, बिकॉज चार्जेस भी कटे थे, बिकॉज चेक भी नहीं आया, बिकॉज जो आपने चेक इशू किया वो उसके भी पैसे कटे नहीं है, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, तो इन सब रीजंस की वजह से ये डिफरेंस था। तो नाउ वी हैव कम टू नो कि एक्चुअली जो मेरी बुक्स में बैलेंस दिख रहा था वो इतना होना चाहिए, बैंक में एक्चुअली इतना पैसा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बैलेंसेस पर पासबुक चलते हैं। देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक का भी एक क्वेश्चन मैंने निकाला था, वो मैं आपको बताती हूँ। अब मेरे पास है बैलेंस एज पर पासबुक 45,000, ठीक है। तो अब मैं लिखती हूँ, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, उसमें प्लस बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। 45,000 मेरे पास 45,000 का बैलेंस बैंक में है, बैंक स्टेटमेंट ये बता रही है, और ये एक्चुअल बैलेंस है। अब मुझे देखना है कि मेरी कैश बुक में कितना बैलेंस है। रीजन है डिफरेंसेस के, चेक इशूड 25,940 had not been presented। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वहां पर कैश बुक थी। चेक इशूड जब हमने किया तो कैश बुक में हमने इम्पैक्ट ले लिया था, लेकिन पासबुक में नहीं लिया था। अब क्या करेंगे, चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया पार्टी ने अभी तक बैंक में, तो क्या होगा, मेरा बैलेंस जो कैश बुक में था वहां तो मुझे कम दिख रहा है ना, क्योंकि मैं तो पेमेंट कर चुकी हूँ, लेकिन पासबुक में बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो अगर मुझे पासबुक का बैलेंस कैश बुक तक लेके जाना है तो मुझे यहाँ से भी इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से डेबिट करना पड़ेगा, यहाँ पे विड्रॉल दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये बैलेंस बुक्स में दिख रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि वो जो चेक्स वहां थे वो मान लो कि वो निकाल लेता अगर कोई, तो कितना बैलेंस बचता, निकाल लेता तो माइनस करती, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस को डाला, डेबिट कर दिया। दूसरा रीजन है, 2 checks of 3900 and 2350 were deposited बट उनका क्रेडिट बाद में आया, ठीक है। इसको हमने किया माइनस, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। 2 चेक्स थे, जब मैंने डिपॉजिट किए, अब आप फिर से सोचो, डिपॉजिट हुए पर क्रेडिट नहीं हुए, मतलब पासबुक में आए ही नहीं, बैंक स्टेटमेंट में पैसा ही नहीं आया। जब मैंने अपनी बिजनेस की बुक्स बनाई होंगी तो वहां लिख लिया होगा कि पैसा आ गया, चेक डिपॉजिट कर दिया, और क्रेडिट आया ही नहीं। तो वहां तो दिख रहा है, चेक बुक में, कैश बुक में तो दिख रहा है कि पैसा आ चुका, बड़ा हुआ बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कम दिख रहा है। तो इसको उसके बराबर ले जाने के लिए मुझे इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो मेरी कैश बुक से मैच होगा, क्योंकि वहां पर मैंने लिखा है चेक डिपॉजिटेड, पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअली में नहीं आया। तो इसको उसके बराबर करने के लिए मैं इसमें एड ऑन करती हूँ मेरे दोनों चेक, 3900 और एक है 2350। ये दोनों चेक्स मैंने इसमें वापस से ऐड ऑन किया, ऑल्दो एक्चुअली नहीं आए हैं, पर मुझे इसको कैश बुक से मिलाना है, तो वहां पर ये दोनों ऐड हुए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर भी ऐड किए।
लास्ट रीजन इसमें दिया हुआ है, देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन द पासबुक 2500 इन रेस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर्ड। अब अगर चेक डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? चेक डिसऑनर हुआ, बैंक में पैसा नहीं आया, मगर कैश बुक को तो पता ही नहीं चेक डिसऑनर हो गया। उसने तो सोचा चेक डिपॉजिट किया है, बैंक में आ गया होगा पैसा, तो उसने तो ऐड ऑन कर रखा है। इसीलिए यहां पर भी हम वापस से ऐड करेंगे। कितना है? 2500। इसको फिर से समझिए। चेक डिसऑनर हुआ है, ये बात बैंक को पता है, क्योंकि बैंक ने वो चेक क्लियरिंग के लिए भेजा, नहीं क्लियर हुआ। लेकिन जब हमने कैश बुक बनाई होगी, हमें नहीं पता कि चेक डिसऑनर हुआ है। हमारे हिसाब से तो हमने चेक बैंक में जमा कराया, बैंक में बैलेंस बढ़ गया होगा, तो वहां बढ़ा रखा होगा हमने बैलेंस। चेक डिसऑनर हो गया, इसकी वजह से हमारे बैंक में एक्चुअली पैसा नहीं आया, तो इस बैलेंस को वहां तक ले जाने के लिए मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसके बराबर में पहुंचा पाऊंगी। इसलिए मैंने 2500 यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब मुझे पता चलेगा मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है। मुझे दिख ही रहा है कि मैंने कितनी चीजें यहाँ पर ऐड कर रखी हैं जो यहाँ पर ऐड नहीं की थी। तो अब देखिए मेरा बना ये 53,750, इसमें से इतना माइनस करके 27,810 मेरी कैश बुक में एक्चुअली इतना बैलेंस है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस पर पासबुक। इसी तरीके से आप रीजन को अगर समझेंगे ना कि रीजन जो आ रहा है वो उसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, हमने क्या कर दिया होगा। मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि आप बस ये सोचिए कि जो भी रीजन है उससे हो क्या रहा है, और जो हो रहा है क्या वो सही है, गलत है, सही है तो उसको उस तरह से डील करिए, और गलत है तो उसको रेक्टिफाई करिए। अब हम चलते हैं जरा ओवरड्राफ्ट की तरफ, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है एज पर कैश बुक लेते हैं। चलिए देखिए, अब कैश बुक का मेरा बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि कैश मेरी एसेट है ना। लेकिन अब मेरी कैश बुक दिखा रही है ओवरड्राफ्ट। मेरी कैश बुक कह रही है कि बैंक में पैसा नहीं है और लोन ले रखा है, एक्स्ट्रा निकाल रखा है। मेरे पास बैलेंस 100 रुपए था, मैंने तो 120 रुपए निकाल लिया, तो 20 रुपए का ओवरड्राफ्ट चल रहा है। तो मेरा बैलेंस कैसा है? अब मेरा बैलेंस क्रेडिट में आएगा, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, क्योंकि मेरे पास अपना पैसा नहीं है। मेरा अपना पैसा मैं खर्च कर चुकी हूँ, उसके भी ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अपने बैलेंस से भी ज्यादा निकाल लेना। यानी किसका पैसा निकाल लिया मैंने? बैंक का पैसा निकाल लिया। तो अब मेरी लायबिलिटी बन चुकी है, मुझे वापस करना है वो। इसीलिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो बैलेंस होगा क्रेडिट। प्लस माइनस नहीं बोलिए, डेबिट क्रेडिट बोलिए। जब मेरे पास एसेट थी, बैलेंस था, तो बैलेंस मेरा होता था डेबिट। अब मेरे पास अब मेरे पास माइनस में बैलेंस है। माइनस में बैलेंस है का मतलब कि मैंने जितना था उससे भी ज्यादा निकाल लिया, तो अब वो मेरी लायबिलिटी बन चुका है। आई हैव टू पे इट बैक टू द बैंक, दैट्स व्हाई इट इज अ पेएबल, इट इज अ लायबिलिटी। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है मेरे पास 8000। अब की बार मैं लिख रही हूँ क्रेडिट कॉलम में, बिकॉज मेरा बैलेंस ही माइनस है। लेकिन आप इसको ये मत कंफ्यूज होइए कि मैंने जो रीजंस पढ़े हैं वो रीजन वैसे ही डील किए जाएंगे जैसे हमने बैलेंस एज पर कैश बुक में किए थे, क्योंकि मेरा इसको भी मैं ये लिख सकती हूँ कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की जगह ये मेरा नेगेटिव बैलेंस है, ये मेरा नेगेटिव बैलेंस है। तो मैंने नेगेटिव कॉलम में ऑलरेडी इसको लिखा है, तो इसका माइनस इंपैक्ट ही आएगा। तो अब जो भी रीजंस है वो मुझे नॉर्मल कैश बुक में जो होता उस हिसाब से ही डील करने हैं। देखिए मेरा पहला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 2000। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। फिर हम वही सोचेंगे, वही सोचने की दिशा वही रहेगी। चेक डिपॉजिट किया था तो क्या किया था? बैलेंस बढ़ा दिया था कि पैसा आ गया, मगर वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो क्या करूं? बैंक की बैलेंस से मैच करने के लिए क्या करूं? बैंक में तो नहीं आया ना, तो मैंने गलत बढ़ा रखा है, मैं यहां से भी घटाऊंगी उसको 2000। तो मैंने उसको यहां से भी क्रेडिट कर दिया, माइनस कर दिया कि मैंने चेक डिपॉजिट किया था वो तो आया ही नहीं। यानी कि क्या हुआ? मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया। अगला रीजन है बैंक चार्जेस 60 रुपीज के।
बैंक में चार्जेस काटे हैं 60 रुपीज, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी बुक्स में तो नहीं कटे होंगे, तो काटते हैं। काटने का मतलब बैलेंस कम करते हैं, यानी कि ओवरड्राफ्ट बढ़ाते हैं। अब ओवरड्राफ्ट में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये मैंने क्यों लिखा डेबिट में? जब मैंने चेक इशू किया होगा तो मैंने अपनी बुक्स में से पेमेंट दिखाई होगी, माइनस कर दिया होगा, और जब माइनस कर दिया होगा तो मेरा बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक से वो एक्चुअली माइनस नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं किया गया वो चेक, इसीलिए वहां मेरा बैलेंस आ रहा है ज्यादा, एक्चुअली हो चुका है कम। सॉरी, वहां मेरा बैलेंस आ रहा है, यहाँ मैंने ऑलरेडी इशू करके दे दिया कि मैंने पेमेंट कर दी है, लेकिन वहां पेमेंट नहीं हुई है, तो मुझे उसको वापस से एडअप करना है, क्योंकि वो गलत दिखा रही हूं मैं कि पेमेंट हो गई, पेमेंट नहीं हुई, मेरा बैलेंस कम नहीं हुआ, इसलिए मैंने वापस से ऐड कर दिया। अब इसका लेना देना नहीं है कि ओवरड्राफ्ट था या बैलेंस था, आप उससे कंफ्यूज कभी भी नहीं हुई। नॉर्मल कैश बुक में हम क्या करते, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया वो ही करेंगे यहाँ पर भी, कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद अब हमारा आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। देखते हैं हमारा क्या आता है। दस 600 और 10 600 ये हो गया 9300 हो गया, कितना हो गया 9900। तो अब देखिए बैंक, मेरी पासबुक का बैलेंस क्या होता है, मेरी पासबुक का बैलेंस तो क्रेडिट होता है ना, लेकिन मेरी पासबुक का बैलेंस यहाँ पर डेबिट आ रहा है, तो ये भी बैलेंस एज पर पासबुक नहीं आया, ये भी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ही आया है, यानी वहां पर मेरे विड्रॉल्स ज्यादा है। इसको मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब है कि मेरे पास बैंक में जो बैलेंस था मैंने उससे भी ज्यादा विड्रॉ कर रखा है, इस वजह से मेरी बुक्स ओवरड्राफ्ट दिखा रही हैं। लेकिन जो भी रीजंस हैं वो रीजंस हम उसी तरह से टैकल करेंगे जिस तरह से हम बैलेंस एज पर कैश बुक के केस में टैकल करते, जो हम तब करते हम वो ही अब करेंगे। हमने क्या किया, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, यानी कि चेक मैंने डिपॉजिट किया था तो मैंने मान लिया कि मेरे कैश बुक में पैसा आ गया, एक्चुअली नहीं आया तो मुझे हटाना है, मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया। सेम विद द बैंक चार्जेस एंड सेम विद चेक इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड। और फिर मैंने ये भी देखा कि मेरा बैलेंस क्या आया, डेबिट आया या क्रेडिट आया। मेरा बैलेंस डेबिट आया, जबकि मैंने पढ़ा था कि पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि ये बैंक की बुक्स में मेरी लायबिलिटी है, बैंक के लिए बैंक की लायबिलिटी है। तो क्रेडिट आया नहीं, डेबिट ही आया, इसका मतलब बैंक की बुक्स में भी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ही है, बैलेंस नहीं। बैलेंस होता तो क्रेडिट होता। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये और करते हैं, इससे हमारे सारे केसेस कवर हो जाएंगे और फिर आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है, इसको फिर से करते हैं। ओवरड्राफ्ट का प्लस बैलेंस होता है पॉजिटिव और माइनस बैलेंस होता है नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव बैलेंस है 20,000 का ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने कहा तुमने इतना पैसा एक्स्ट्रा निकाला हुआ है, हम इंटरेस्ट लेंगे। बैंक ने इंटरेस्ट लिया है 2000। अब बैंक ने इंटरेस्ट लिया तो क्या किया, पासबुक में से बैलेंस घटा दिया होगा ना, ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा दिया होगा कि भाई 20,000 तो तुमने ओवरड्रा किया है, 2,000 का इंटरेस्ट भी दो, 22,000 दो। लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं आई होगी, कैश बुक को नहीं पता कि इंटरेस्ट लगा है, तो यानी कि इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर वापस से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो घटा चुकी हूँ इसमें भी, है ना, घटा चुकी हूँ मतलब ओवरड्राफ्ट में एड अप कर चुकी हूँ, भाई इंटरेस्ट भी लूंगी मैं तो इंटरेस्ट मैंने माइनस वापस से एड अप किया। उसके बाद है नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम।
पेड बाय बैंक, ये डायरेक्टली जो बैंक ने पे कर दिया। इसमें बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने पे किया होगा, अपना बैलेंस कम किया होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे कैश बुक में तो आया नहीं, हमें पता ही नहीं इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, तो वापस से ऐड अप करो 200 रुपीज। इसी तरीके से चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, क्या करते हैं हम इस केस में, चेक इशू किया, कैश बुक में लिख लिया, इशू कर दिया, पेमेंट हो गया, पर पासबुक में नहीं आया क्योंकि किसी ने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो पासबुक सोच रही है कि मेरे पास कुछ नहीं आया, लेकिन कैश बुक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में मैंने चेक इशू किया है, मैंने एक वैलिड पेमेंट करी है, तो मुझे उस पेमेंट वहां तक जाने के लिए यहाँ भी वो पेमेंट दिखानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ भी माइनस करूंगी। 6500 के चेक्स थे जो इशू हुए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, $6,000, ये फिर सेम इशू है। जब मैंने कैश बुक बनाई थी, चेक डिपॉजिट किया था, अपना बैलेंस बढ़ा लिया कि बैलेंस बैंक में आ गया, एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ, बैलेंस बैंक में नहीं आया, तो यानी कि यहाँ पर वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं अब उसको बढ़ा देती हूँ, ये पैसा आया है मान लेते हैं, क्योंकि मुझे जाना है कैश बुक के बैलेंस तक। उसके बाद रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने कुछ रॉन्ग डेबिट कर दिया, जो हमने पढ़ा था कि एरर्स जो बैंक कर देता है, किसी और का बैलेंस कर दिया हमारे यहाँ पे डेबिट, वो नहीं करना था क्योंकि कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं आई, तो वापस से जोड़ो। क्यों किया रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग डेबिट मतलब माइनस कर दिया, तो वापस से ऐड करो। तो अब देखते हैं हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आता है। देखो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया यहाँ पर 26,500। अब देखिए मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक 17,800 आया है, क्या डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट आया है। मेरी कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन अब मेरा बैलेंस क्रेडिट आया है, तो ये भी बैलेंस नहीं आया, ये भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आया है। तो ये था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें मैंने आपके साथ सारे केसेस कवर किए हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और जितने भी रीजंस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस या फिर जो एरर की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी की बुक से करिए, लतीफ सर की बुक से करिए, और भी अकाउंट्स की बहुत अच्छी अच्छी जो भी बुक्स हैं आप उससे प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। और बस एक बात जरूर याद रखिए सॉरी एक बात जरूर याद रखिए कि अकाउंट्स को अकाउंट्स के लिंगो में पढ़ें, डेबिट और क्रेडिट की भाषा में पढ़ें, प्लस और माइनस की भाषा में नहीं पढ़ें, खुद को कंफ्यूज मत करिए। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।